हेलो, माई सेल्फ नीलेश चौधरी। ठीक है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आईआईटी जेई के पेपर को मोस्ट इफ़िशिएंट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। मोस्ट इफ़िशिएंट तरीके से मेरा मतलब क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं और फिर एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट करते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर, हमने इतना ज़्यादा पहले टाइम दे दिया कि लास्ट में कई क्वेश्चन ऐसे बच गए जो कि अगर हम लोग सॉल्व करते तो शायद उसका आंसर निकल के आ जाता। ठीक है। या फिर मान लीजिए सर, हमने मैथ्स या फिज़िक्स को 1.5 घंटा टाइम दे दिया, 1.5 आवर्स का टाइम दे दिया मैथ्स को, और इस चक्कर में प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ गया। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो आप सभी लोग फेस करते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है। कि हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसा हो ताकि हमको जो क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, जो मार्क्स हमारे आने चाहिए कम से कम उतने तो मार्क्स आए ही आए। कौन से सब्जेक्ट को हम पहले अटेम्प्ट करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। जो भी मैं तरीके बता रहा हूँ ये ओवर द ईयर्स मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को तरीका बताया, और यहाँ तक कि मैंने खुद ने अपने एग्जाम के टाइम पे उन मेथड्स को फॉलो किया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए, है ना। तो होता क्या है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन ना 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। मैं एक एक करके तीनों कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। ठीक है। मान लो आपने पेपर देना स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ो। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को आराम आराम से रीड किया, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन रीड करने से आइडिया लग जाएगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन की वो होती है जिसको आप रीड करते हो, आपको लगता है हाँ ये मुझसे हो जाएगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है। इसके सारे कंसेप्ट मुझे पता है, सारे फॉर्मूले मुझे याद है। ठीक है। आपको करना क्या है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको तब की तभी सॉल्व करना है। ठीक है। और आंसर निकाल के टिक कर देना है। ठीक है। अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं सारे ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट होने में हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं ना, आंसर को मार्क करते टाइम भी। एक होता है कि हमने आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है, बात ख़त्म। दूसरा, एक हमको ऑप्शन मिलता है कि हम आंसर को मार्क करते हैं एंड उसको रिव्यू के लिए डाल देते हैं, है ना, मार्क्ड एंड रिव्यू लेटर। ठीक है। एक थर्ड ऑप्शन होता है कि हम लोग मार्क ना करें, आगे बढ़ जाए, है ना। तो हमने एक क्वेश्चन रीड किया, उसका आंसर निकला, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था, हमने उसको रीड किया, रीड करते से सारी उसकी कहानी हमको पता चल गई है। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे। आंसर आया, आंसर को मार्क करेंगे कॉन्फिडेंटली और उसको रिव्यू के लिए मार्क नहीं करेंगे। ठीक है। आपको रिव्यू के लिए मार्क करना अवॉइड करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। लास्ट में आप पे इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि नए क्वेश्चन करें कि पुराने जो रिव्यू के लिए मार्क कर रखे उनको देखें, है ना। तो जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन उनका आंसर निकालेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मान लो अब आप सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन पे आए, है ना। सेकेंड कैटेगरी क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको रीड करके आपको लगता है कि शायद ही हमसे हो जाए। ठीक है। जिन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन बेस्ड हो, कंसेप्ट्स हमको आते हैं, फॉर्मूला याद है, अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पर अगर हम अटेम्प्ट करेंगे ना, तो अटेम्प्ट करते करते हो सकता है कि हमको एक क्लिक कर जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्व कैसे करना है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट उस टाइम पर नहीं करेंगे। ठीक है। आपको करना है क्या, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ रफ शीट वगैरह मिलेगी, आप उस रफ शीट में उस क्वेश्चन नंबर को लिख लेना, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 2 और कोई ऐसा मार्क बना लेना। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसको हम अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन की थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन की वो होती है जो कि हमने क्वेश्चन को रीड किया और क्वेश्चन किस लैंग्वेज में लिखा था हमको वो भी पता नहीं चला ना। इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई, उटपटांग शब्द यूज़ कर लिए, क्वेश्चन 10 फीट ऊपर से चला गया। हमने इस तरह की चीज़ अपने जीवन में कभी सुनी ही नहीं थी। आईआईटी एडवांस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन रीड करके लगता है पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप अपने रफ पेज वगैरह में ऐसा मार्क करना कुछ अलग तरह से, और उस टाइम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन रीड करने, अगर क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी में लाई कर रहा है,
ये वो कैटेगरी के क्वेश्चन थे जो कि आप सॉल्व कर सकते तो उसको सॉल्व करेंगे, आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सेकंड या थर्ड कैटेगरी का है तो उसको बस रफ शीट में मार्क करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करना है। इस तरह से होगा क्या ना, आप सबसे पहले अपने पेपर में जितने भी फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आईआईटी के पेपर में सेकंड और थर्ड कैटेगरी में लाई करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले भी होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते हैं ना। तो अगर आप मेरा बताया हुआ मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओ। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, सेकंड थर्ड कैटेगरी को छोड़ रहे हो, तो लगभग 1.5 आवर्स के आसपास में आप एक बार पूरा पेपर देख चुके होगे। फर्स्ट कैटेगरी वाले सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे। अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी की। फिर से हम स्टार्टिंग से जाएंगे, सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं, ठीक है। हमारी एक जो गलती होती है, हम गलती करते क्या है, जब हम पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं ना तो सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को पहले ही टाइम देने लगते हैं और एक एक क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 9 मिनट इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पता चलता है कि उसका आंसर नहीं आया। और अगर आंसर आ भी गया ना तो हो सकता है कि लास्ट में आपके पास कम टाइम बचे, आप लास्ट के कई ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो जो कि आपसे होने ही होने थे, ठीक है। तो हमने अभी इस तरीके से किया, क्या फ़ायदा क्या हुआ कि हमने वो क्वेश्चंस जो हमसे होने ही होने, जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, कम से कम एक बार में वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में मैं सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को टाइम दे सकता हूँ। अब मेरे पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन उठाया, मान लो ये वाला क्वेश्चन नंबर मैंने उठाया, मैंने इस क्वेश्चन को 10 मिनट या 12 मिनट या 8 मिनट इसको टाइम दे दिया, तो मुझे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। कम से कम मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मार्क्स मेरे को आने थे, जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सॉल्व होंगे ही होंगे, मैंने वो सारे अटेम्प्ट कर लिए। अब आप इस टाइप के कैटेगरी वाले क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेकंड कैटेगरी के हैं, आप टाइम दे के 4 या 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो एक तरह से आपके लिए बोनस है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप इस तरह से कर सकते हो ना। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस थे जो कि हमारे सर के ऊपर से गए, हमको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने फर्स्ट कैटेगरी वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सेकंड वाले अटेम्प्ट कर लिए, अब थर्ड कैटेगरी की बात आई है। इन क्वेश्चंस में हम स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाएंगे। स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाने का मतलब क्या है, मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। ऑप्शंस एलिमिनेशन का है ना, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम ये कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा हम उसको चुनेंगे। अगर मान लो 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो कि सही नहीं हो सकते हैं तो लास्ट वाला फोर्थ हमेशा सही रहेगा ना। या फिर मान लो 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए जो कि गलत हैं, आप श्योर हो, ठीक है। तो फिर 2 ऑप्शन बचे जिसमें से आप सोच समझ के कोई एक टिक कर सकते हो ना। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने कैसे है ना। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है ना, और आपसे फाइनली पूछा गया टाइम बता दो, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था, आपके ऊपर से चला गया था ना, आपसे बोला गया टाइम बता दो और ऑप्शंस कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि ऑप्शन ए है d/v, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ऑप्शन बी कुछ ऐसा लिखा हुआ है d² - a²/v। ऑप्शन सी लिखा हुआ है d/u - a² - d², है ना। ऑप्शन डी लिखा हुआ है v/d डिवाइडेड बाय d² - a²। कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा बदल देता हूँ। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी थोड़े से सिमिलर हो गए, मैं लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा बदल देता हूँ। मान लो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ v² - u²/d। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस हमको ऐसे मिल जाएं जिनके डायमेंशंस ही टाइम के ना हो, तो डेफिनेटली वो कभी भी हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अब देखो, जो पहला ऑप्शन है वो है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आंसर होगा ही होगा, पर ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर बाय स्पीड, तो भाई डिस्टेंस का स्क्वायर बाय स्पीड कभी टाइम हो सकता है क्या? तो भाई ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस इनटू स्पीड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ना, ये कुछ स्पीड बाय डिस्टेंस जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो भाई ये भी कभी टाइम नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड का स्क्वायर बाय डिस्टेंस, तो भाई ये भी कभी टाइम नहीं हो सकता है। टाइम के डायमेंशन सिर्फ एक ऑप्शन के मैच कर रहे थे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डेफिनेटली ये हमारा
आंसर रहा होगा, ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी के 10 क्वेश्चन थे आपके पेपर में, ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि 10 में से किसी एक या दो क्वेश्चन में इस तरह से आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, करना क्या है हमको, हम क्वेश्चन को रीड करना चालू करेंगे, क्वेश्चन को तसल्ली से आराम से रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करोगे आराम से तसल्ली से तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी का है तो तब के तभी सॉल्व करके आंसर टिक करेंगे, ठीक है। सेकंड या थर्ड कैटेगरी का है तो आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप पहले सारे फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। ऐसा आप करते हो तो आपके पास डेफिनेटली टाइम बचेगा, क्योंकि आपने कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे। फिर आप सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, वो सारे बोनस की तरह काउंट होंगे आपके लिए, ठीक है। आप उसको कितना भी टाइम दे दो, अगर कोई भी आंसर निकल रहा है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है ना, आपकी रैंक वो इंप्रूव करेगा। थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चन है जो कि हमारे बिल्कुल ऊपर से चले गए थे, उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे और उनके लिए हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और किस्मत अच्छी हुई तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो पहली बात, मैंने आप लोग को अभी जो तरीका बताया है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपसे होने ही होने हैं वो आप 1.5 आवर्स या 2 आवर्स के आसपास में सॉल्व कर दोगे। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। पर फिर भी मान लो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, आप बहुत मेहनत करके गए हो, आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं लगातार किसी सब्जेक्ट में जो कि आपसे होंगे ही होंगे, सारे के सारे फर्स्ट कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, और आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हो और सॉल्व करते करते आपने मान लो 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट एक ही सब्जेक्ट को दे दिया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी के लाई कर रहे थे। तो ये तरीका हो गया गलत। आप कर क्या रहे हो, आप किसी एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दे दियो ना कि आप पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अगले 2 सब्जेक्ट के लिए, आप बाकायदा हड़बड़ाओगे और हड़बड़ी में आप या तो क्वेश्चन को गलत रीड करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, या तो हो सकता है कि आपका पेपर ही पूरा अटेम्प्ट ना हो पाए। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आप 50 मिनट से ज़्यादा मत टिको, ठीक है। पहला क्राइटेरिया जो मैंने अभी तरीका बताया था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और अगर आप वैसे भी अटेम्प्ट करो तब भी आप किसी भी एक सब्जेक्ट में 50 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकोगे। होता क्या है ना, आईआईटी के पेपर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि बहुत लेंदी होता है। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैथ्स आसान था पर लेंदी बहुत था, क्वेश्चंस बन रहे थे पर टाइम बहुत लग रहा था। तो उस चक्कर में वो करते क्या, उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, अगले वाले 2 सब्जेक्ट बिगाड़ लेते हैं। तो हमको वो चीज़ नहीं करनी है। 50 मिनट से ज़्यादा हम किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पर नहीं टिकेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं अपन, हाँ, किस सब्जेक्ट को हम पहले अटेम्प्ट करें, है ना। तो ये जो चीज़ है ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। मैं आप लोग को जो सजेशन देने वाला हूँ वो एक कॉमन सजेशन है, कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अगर आपको बनते होंगे तो आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर दोगे, नहीं बनते होंगे तो नहीं बनेंगे। केमिस्ट्री में एक पोर्शन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारने वाली होती है ना। अगर आपको फैक्ट पता है, इक्वेशन पता है ना, जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक वाली जो चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्टली टिक करोगे, नहीं पता है तो आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आप केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि उससे आप टाइम सेव कर सको, ताकि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिकली, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि भाई केमिस्ट्री से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ बातें करी, कुछ समस्याएं और हैं जिनके बारे में मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार हम लोग पेपर देना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के 3 या 4 क्वेश्चन सारे के सारे थर्ड या सेकंड कैटेगरी के निकल जाते हैं। और इसमें होता क्या है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है और हम इतना खुद पे प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं कि हम आगे के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है, हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए करना कि आप जो मेरा ये वाला तरीका था आप इस पे स्टिक रहो, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करके
क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप इस पे स्टिक रहो। अगर लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि सेकंड या थर्ड कैटेगरी में है, तो हो सकता है वो सब्जेक्ट टफ आया हो, ठीक है। और ऐसे बहुत चांसेस हैं कि वो सभी को टफ टफ लग रहा हो, पूरे इंडिया के लिए टफ आ रखा हो। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो कोई और भी स्कोर नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। आप इस स्ट्रेटेजी पे टिके रहो। कोई भी ऐसा ना सोचे कि, कई बार क्या होता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स में मैंने बहुत मेहनत करी हुई है और इस स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो करी, और फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन मान लो सिर्फ पेपर में 4 दिख रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है भाई फिजिक्स बहुत टफ आया हो। आप इस तरह से ईगो पे नहीं ले सकते हो कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है तो इससे क्वेश्चन मुझसे होंगे ही होंगे। हो सकता है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो पेपर में सबसे ज़्यादा टफ आया हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग कभी भी ऐसा ना मानो कि आपसे वो क्वेश्चन हो ही हो, ठीक है। तो कोई भी अगर टफ लग रहा है क्वेश्चन तो कोई डरने वाली बात नहीं, आप आगे बढ़ो, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी पे टिके रहो, ठीक है, सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आप लोग को कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मैंने इस तरह से आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पेपर देते टाइम, आपका कोई प्रॉब्लम मैं अभी एड्रेस ना कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके कौन कौन से और प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो। मैं बाकायदा कमेंट पे उस चीज़ का रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को पेपर के बारे में बताया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू।